हेलो एंड वेलकम। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर एरा। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था कि कोल्ड वॉर क्या है। हम लोगों ने लॉजिक ऑफ डेटरेंस को समझा था। हम लोगों ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने समझने का कोशिश किया। इस पार्ट 2 में अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कोल्ड वॉर में टोटल दो मेजर जो कंट्रीज जो थे वो थे। एक था यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर। यूएसए अकेला नहीं था, यूएसए के साथ इसके अलाइज थे, फ्रेंड्स थे। यूएसएसआर के साथ भी इसके अलाइज थे। अलाइज मींस फ्रेंड्स, जो फ्रेंडली कंट्रीज है वो थे। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ग्रुप इमर्ज होके आ रहा है, यूएसए वाला जो ग्रुप था वो कैपिटलिस्ट ग्रुप था और यूएसएसआर वाला जो ग्रुप था वो कम्युनिस्ट ग्रुप था। तो हम लोग यहाँ पे अब ये देखेंगे कि ये ग्रुप कैसे इमर्ज हो गया है और इसके साथ ही हम लोग यहाँ से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। ये दो पावर ब्लॉक जो है, टू पावर ब्लॉक्स मीन्स एक कैपिटलिस्ट और दूसरा कम्युनिस्ट, एक यूएसए का ग्रुप और एक यूएसएसआर का ग्रुप। तो ये इमर्ज कैसे हुआ, ये ग्रुप फॉर्म कैसे हुआ? यूएसए या यूएसएसआर बाकी जो छोटी कंट्रीज जो थी उनको अपने ग्रुप में कैसे लेके आती थी, तो ये समझते हैं। सबसे पहले द टू सुपर पावर वेयर कीन ऑन एक्सपैंडिंग देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। दोनों ही सुपर पावर जो है वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री को अपने ग्रुप में लेके आए, ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रीज जो है वो उनको ज्वाइन करे, उनको सपोर्ट करे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में। यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है एक्चुअली ये एक तरह से देखे तो हम लोग टू ग्रुप्स में, टू खेमे में बटा हुआ था। एक तरफ था यूएसए का ग्रुप और दूसरा यूएसएसआर। पूरा वर्ल्ड, द वर्ल्ड वाज शार्पली डिवाइडेड। जो वर्ल्ड है वो शार्पली डिवाइडेड था बिटवीन टू अलायंस सिस्टम, एक यूएसए का अलायंस सिस्टम, दूसरा यूएसएसआर का। और जो भी कंट्रीज थी, a state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influencer of other superpower and its allies। यहाँ स्टेट का मतलब है कंट्री। किसी भी कंट्री को उस समय अब किसी अपने एक सुपर पावर के साथ होना पड़ता था क्योंकि वो सुपर पावर उसे प्रोटेक्ट करेगा और जो दूसरे सुपर पावर या उसके जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनके इन्फ्लुएंस से बचाएगा, उसके इन्फ्लुएंस से बचाएगा। ये इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक ये बेनिफिट हो रहा है, जो जो छोटे कंट्रीज है उनको एक बेनिफिट क्या हो रहा है, किसी सुपर पावर के साथ जाने पर उसे जो है एक तरह का सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, उस टाइम में पाकिस्तान जो है उसने यूएसए का ग्रुप को ज्वाइन किया, यूएसए को सपोर्ट करता था वो। एज ए रिजल्ट अमेरिका ने, यूएसए ने पाकिस्तान को बहुत सारा हेल्प किया, फाइनेंशियल हेल्प किया, मिलिट्री हेल्प किया। और ये भी एक कारण था, हम लोग देखेंगे कि इंडिया के साथ यूएसए का उस टाइम रिलेशन बहुत बेहतर नहीं था। तो ये जो छोटे कंट्रीज है ये लोग जब इन सुपर पावर को सपोर्ट करेंगे, उनके ग्रुप में जाएंगे, तो इनको क्या फायदा होगा? तो कुछ बेनिफिट्स का बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो छोटे कंट्रीज थे, जो स्मॉल कंट्रीज थे, उन्होंने ये ग्रुप्स को ज्वाइन क्यों किया, उनको क्या बेनिफिट मिलता था? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें मिलता था प्रोटेक्शन, कि आसपास कोई भी दूसरे कंट्रीज है उनसे प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे पाकिस्तान ने यूएसए का ग्रुप को ज्वाइन किया तो पाकिस्तान को एक तरह से प्रोटेक्शन मिला, किससे? इंडिया से। इसके अलावा उनको वेपन्स मिला, उनको इकोनॉमिक एड्स मिले, बहुत सारा पैसा मिले उनको डेवलपमेंट करने के लिए। ये सब किनको मिल रहा है? जो छोटे कंट्रीज है, मोस्टली रीजनल नेबर विथ whom they had rivalries। तो मेनली ये सब जो है ये किस लिए था, ये सब किन कारणों से था? बिकॉज ये जो बेनिफिट्स जो है ये छोटे कंट्री को हेल्प करेंगी उनके राइवलरी के अगेंस्ट। उनके जो नेबर में, उनके जो पड़ोस में जो भी कंट्रीज जो है उनसे जो उनका किसी रीजन को लेके कंफ्लिक्ट चल रहा है, उस कंफ्लिक्ट के केस में ये छोटे कंट्री जो है इनको बचाएंगे। कौन? वो सुपर पावर, उनको हेल्प करेंगे।
द अलायंस सिस्टम लेड बाय द टू सुपर पावर। तो ये अलायंस सिस्टम टोटल टू सुपर पावर चला रहे थे, इस तरह का टू ग्रुप चल रहा था, एक यूएसए चला रहा था, दूसरा यूएसएसआर। इस तरह से हम लोग देखेंगे पूरा वर्ल्ड जो है एक तरह से टू कैंप्स में बटा हुआ था, दो ग्रुप में बटा हुआ था। दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन द यूरोप। तो पहले, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज ने अपना कोई ना कोई एक साइड को चूज किया। जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने यूएसए को चुना, कुछ यूरोपियन कंट्री ने यूएसएसआर को चुना। जनरली अगर हम लोग देखें यूरोप में, जो वेस्ट यूरोप में कंट्रीज है, जो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, उन्होंने यूएसए का साथ चुना, उन्होंने यूएसए को सपोर्ट किया। इसके साथ हम लोग ये देखेंगे जो ईस्ट यूरोप में जो कंट्रीज जो है उन्होंने यूएसएसआर दैट इज सोवियत यूनियन को सपोर्ट किया। सो वेस्ट यूरोप वाली कंट्रीज, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ये यूरोप का इमेज है। तो यूरोप के इमेज में आप देख सकते हो ये जो येलो वाला, ये येलो कलर में जो है फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, इधर में नॉर्वे, वेस्ट जर्मनी, इटली, इधर में जो कंट्रीज आपको नजर आ रहा है, इन्होंने साथ दिया यूएसए को, इन्होंने यूएसए का ग्रुप को ज्वाइन किया। नीदरलैंड, ओके, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये सब कंट्रीज है। वेयर एज जो ईस्ट यूरोप में कंट्रीज है आप देख सकते हैं पोलैंड, ईस्टर्न जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, इन्होंने जो है चूज किया यूएसएसआर का साथ। तो पूरा यूरोप एक तरह से दो खेमे में बटा हुआ था। जो वेस्ट यूएसए प्लस ये वेस्टर्न यूरोप वाली कंट्रीज जो है इनको बोलते थे वेस्टर्न अलायंस, इनको बोलते थे वेस्टर्न अलायंस। इवन आज भी, आज जनरली हम लोग जब वेस्ट बोलते हैं तो पूरा यूरोप को काउंट करते हैं, यूरोप प्लस अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका है, हम लोग उसको बोलते हैं। लेकिन उस टाइम में जब वेस्टर्न अलायंस बोलते थे कोल्ड वॉर के टाइम, तो उससे वेस्टर्न अलायंस वर्ड से मतलब होता था यूएसए प्लस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ये जो वेस्ट वाली कंट्रीज जो है यूरोप की ये। और ईस्टर्न अलायंस का मतलब था यूएसएसआर प्लस ये जो ईस्ट यूरोप वाली कंट्रीज है। सो पूरा वर्ल्ड एक तरह से देखे दो ग्रुप में था, पूरा यूरोप जो है वो दो ग्रुप में था, ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस। ईस्टर्न अलायंस का मतलब है यूएसएसआर प्लस ईस्ट यूरोप की कंट्रीज, वेस्टर्न अलायंस का मतलब है यूएसए प्लस वेस्ट यूरोप की कंट्रीज। फाइन। तो छोटे कंट्री को क्या बेनिफिट हुआ हम लोगों ने अभी देखा, उन लोगों को इकोनॉमिक एड मिला, उन लोगों को प्रोटेक्शन मिला, उन लोगों को वेपन्स मिला। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये छोटे कंट्रीज ने क्यों ज्वाइन किया, क्या बेनिफिट होता था उनसे, उस बात का। नेक्स्ट, तो ये जो वेस्टर्न अलायंस वाली कंट्रीज है, यहाँ पे देखो येलो कलर में यहाँ पे दिया हुआ है, येलो कलर में ये यूएसए, एंड देन यहाँ पे ये वेस्ट वाली जो कंट्रीज जो है वेस्टर्न अलायंस, इन्होंने एक ग्रुप बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम है, इवन आज भी प्रेजेंट है, नेटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन से ईयर में आया, ये 1949 में आया। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है नेटो का फुल फॉर्म आप बताओ, इन विच ईयर नेटो इज फॉर्म्ड, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ नेटो, और द वेस्टर्न कंट्रीज फॉर्म्ड द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट, दैट इज नेटो। इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट। तो जब नेटो फॉर्म हुआ तो उस समय टोटल 12 स्टेट थे, आज के डेट में तो लगभग 31 कंट्रीज है। जब स्टार्टिंग में फॉर्म हुआ था ये ग्रुप तो 12 स्टेट्स थे। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, विच डिक्लेयर दैट द आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन द यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज द अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। इसका मतलब क्या है, नेटो जो है जब शुरू में फॉर्म हुआ, स्टार्टिंग में फॉर्म हुआ तो 12 कंट्रीज थी वहां पे। तो इन 12 कंट्री में से मान लो किसी एक कंट्री में, इन 12 में से मान लो किसी एक कंट्री में मान लो किसी बाहर के कंट्री ने अटैक कर दिया, तो बाकी यहाँ पे जो 11 कंट्री बच गई, ये सभी ए को वन जो है, ये पहली वाली जो कंट्री जो है इसको सपोर्ट करेगी। मतलब कि अगर 12 में से किसी भी एक कंट्री पे अटैक होता है तो ये डिसाइड किया जाएगा कि अटैक सभी पे हुआ है, 12 पे हुआ है। और रिस्पॉन्स में फाइट करने के लिए सभी के सभी 12 कंट्री जो है एक साथ आ जाएंगे, नेटो।
यही तो कारण है कि आप जैसे आप देखो कि यहाँ पे यूरोप में जो छोटी कंट्रीज भी है वो भी काफी पावरफुल है। जो फॉर एग्जांपल टर्की छोटा सा कंट्री है, यहाँ देखो ये रहा, छोटा सा कंट्री है, लेकिन फिर भी ये पावरफुल क्यों है? बिकॉज ये नेटो का मेंबर है। क्योंकि कल के डेट में अगर टर्की पे कोई भी कंट्री अटैक करता है तो टर्की को सेव करने के लिए बाकी नेटो के जितने भी कंट्रीज है सभी वो टर्की का हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, उसमें यूएसए भी है। सो वेस्टर्न अलायंस ने ग्रुप फॉर्म किया नेटो। सो ये सब देखते हुए क्या ईस्टर्न वाले चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं, वो लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, वो लोग भी अपना एक ग्रुप फॉर्म करेंगे। सो वो लोग जो ईस्टर्न अलायंस वाली कंट्री जो है यूएसएसआर वाली, उन लोग भी अपना एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और उनका जो ग्रुप जो है उनको बोलते थे वॉर्सॉ पैक्ट। और इसमें जो लीडर था वो सोवियत यूनियन था। वॉर्सॉ पैक्ट में कौन सी है? यूएसएसआर और प्लस जो ईस्टर्न यूरोप वाली जो कंट्रीज है। और ये फॉर्म हुआ था 1955 में, काफी बाद में। देखो नेटो फॉर्म हुआ 1949 में, वॉर्सॉ जो ग्रुप है यूएसएसआर का जो ग्रुप है वो 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर 1955 में फॉर्म हुआ। और इसका यहाँ भी काम वही था, इसका भी काम वही था कि टू काउंटर नेटो। यहाँ भी सिस्टम वही था कि किसी भी एक कंट्री पे अटैक होगा तो बाकी सब उसको हेल्प करेंगे। और ये फॉर्म इसलिए किया गया था ताकि नेटो को अपोज कर सके, नेटो को रोक सके। इंटरनेशनल अलायंसेस during the Cold War era was determined by the requirement of the superpower and the calculation of small states. ये जो भी इंटरनेशनल अलायंसेस जो भी हो रहे थे ये सब इन चीजों पे बेस्ड था कि कैसे सामने वाले कंट्री को, कैसे सामने जो दूसरी जो कंट्रीज है उसको अपोज किया जाए। यूरोप में अगर हम लोग देखें तो यूरोप तो टोटली बटा हुआ था, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप में टोटली उन लोगों ने किसी ना किसी सुपर पावर का साथ दिया था। इन सम केसेस the superpower use their military power to bring the country into their respective alliances. So बहुत बार तो कंट्रीज होती थी वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करती थी बेनिफिट के लिए, क्योंकि वहां से उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, मनी मिलेगा, डेवलपमेंट के लिए हेल्प मिलेगा। लेकिन बहुत बार किसी ना किसी डर के मारे भी वो लोग ज्वाइन कर लेते थे, बिकॉज जो ग्रुप्स जो है वो एक तरह से डराते धमकाते। जैसे मान लो ये यूएसए का ग्रुप है और ये है यूएसए का ग्रुप और ये है यूएसएसआर का ग्रुप और एक छोटी सी कंट्रीज है, तो इसे ये दोनों एक तरह से डराते थे धमकाते थे कि हमारे ग्रुप में आ जाओ। और एट द एंड डर के मारे ये छोटा सा कंट्री किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेता था। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि वो लोग अपने मिलिट्री मसल्स भी यूज करेंगे। मिलिट्री मसल्स का मतलब है अपना मिलिट्री पावर दिखाना, डरा करके अपने ग्रुप में लेके आना। सोवियत इंटरवेंशन इन द ईस्टर्न यूरोप प्रोवाइड्स एन एग्जांपल। और इसका एक अच्छा एग्जांपल है सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर वाले ग्रुप का। जैसे मैंने बताया यूएसएसआर के साथ में ईस्टर्न यूरोप वाली कंट्रीज थी, तो बहुत सारी कंट्री ये ग्रुप में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उनको डर लगता था यूएसएसआर से, क्योंकि यूएसएसआर काफी पावरफुल कंट्री था। सो एज अ रिजल्ट उनको ना चाहते हुए भी कुछ कंट्रीज को वो ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ा। द सोवियत यूनियन का अगर हम लोग देखें, ये ईस्टर्न यूरोप में ये जो इन्फ्लुएंस है सोवियत यूनियन को अगर हम लोग देखें, सो इट वाज बैक्ड बाय वेरी लार्ज प्रेजेंस ऑफ इस आर्मी। बहुत ही बड़ा आर्मी उसका था इस रीजन में, पूरे ईस्टर्न यूरोप में। सोवियत यूनियन का आर्मी जो है, यूएसएसआर का आर्मी यूएसएसआर में तो था ही, इसके अलावा जो ईस्टर्न यूरोप वाली कंट्रीज है वहां पे भी कुछ इनके आर्मीज थे। तो ईस्टर्न यूरोप वाली कंट्रीज को हमेशा डर लगता था यूएसएसआर से। तो वो आर्मी यूएसएसआर ने क्यों डिप्लॉय करके रखी हुई थी? टू एंश्योर दैट ईस्टर्न हाफ ऑफ यूरोप रिमेन विद इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ताकि वो ईस्टर्न यूरोप वाली कंट्रीज जो है वो डर के साथ वो लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन करके रहे, इस ग्रुप को छोड़े नहीं। तो ये तो यूरोप का हम लोगों ने देखा। बाकी दूसरी जगह, जैसे अभी मैं आपको मैप दिखाता हूं, मैं आपको यूरोप का मैप मैं दिखाता हूं कि बेसिकली अभी तक जो भी मैंने बताया ये तो यूरोप की कहानी थी। अभी तक मैंने जो बताया कि वो तो यहाँ पे वेस्टर्न वाली कंट्रीज ने यूएसए को सपोर्ट किया, ये रहा। वेस्टर्न यूरोप वाली कंट्रीज ने यूएसए को सपोर्ट किया, ईस्टर्न यूरोप वाली कंट्री ने यूएसएसआर को सपोर्ट किया। और बाकी जो कंट्रीज है, ये अफ्रीका के कंट्रीज, यहाँ पे इंडिया, एशिया की ये सब जो कंट्रीज है, इन्होंने कौन से ग्रुप को ज्वाइन किया?
तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो कंट्रीज है, स्पेशली हम लोग देखेंगे यूएसए, ये कुछ और दूसरे ग्रुप्स भी फॉर्म करेगा। एक तो यूएसए ने फॉर्म किया नेटो, ये यूरोप वालों के साथ, वेस्टर्न यूरोप के साथ। इसके अलावा यूएसए यहाँ एशिया में भी आएगा, एशिया में भी एक ग्रुप फॉर्म करेगा। उस ग्रुप में जैसे होंगे इराक, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, ये सब होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो यूरोप जो है, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन लोगों के साथ, जापान, इन लोगों, सॉरी जापान नहीं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके साथ भी एक ग्रुप फॉर्म करेगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि यूएसए जो है वर्ल्ड के दूसरे दूसरे पार्ट में जाके कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स भी फॉर्म करेगा। एशिया में भी फॉर्म होंगे ग्रुप्स, उसी में से एक ग्रुप है सियाटो। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, फुल फॉर्म सियाटो का। अभी देखते हैं। यहां पे हम लोग देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है कुछ रीजनल अलायंसेस भी बनाएगा। अलायंसेस मतलब ग्रुप, एक अलायंस सिस्टम मतलब एक तरह का ग्रुप, जिसमें से एक ग्रुप का नाम है सिएटो। फुल फॉर्म साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक और ग्रुप फॉर्म करेगा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, ये भी एक ग्रुप था। तो यूएसए को हम लोग देखते हैं एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है सिएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ग्रुप जो है वो फॉर्म कर रहा है सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पूछा जा चुका है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि सिएटो में और सेंटो में कौन कौन सी कंट्रीज थी। ओके फाइन। हिंट के लिए मैं बताता हूं कि यहां जो कंट्रीज थी वो एशियन कंट्रीज थी। ओके नेक्स्ट। द सोवियत यूनियन and communist China responded by having close relationship with the regional countries such as North Vietnam, North Korea, Iraq। तो जब ये ग्रुप फॉर्म हो रहे थे, यूएसएसआर जब इस तरह के ग्रुप्स को फॉर्म कर रहा था, उस समय सोवियत यूनियन भी चुप नहीं बैठा था। वो भी कुछ कंट्रीज के साथ में, अपने छोटे कंट्रीज के साथ में कुछ रीजनल ग्रुप्स फॉर्म कर रहे थे। जैसे यूएसएसआर चाइना के साथ मिलके ये नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, इराक, इनके साथ भी इन्होंने ग्रुप फॉर्म किया। स्पेशली मैं दिखाता हूं यहाँ पे इस रीजन में, ये वाले जो रीजन है, यहाँ वियतनाम है या और भी कुछ, नॉर्थ कोरिया यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ इन लोगों ने ग्रुप्स फॉर्म किए, बट उतना ज्यादा ये स्ट्रांग नहीं था। द कोल्ड वॉर थ्रेटेंड टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू अलायंसेस। तो एज अ रिजल्ट हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो कोल्ड वॉर जो है, ये पूरे वर्ल्ड को दो ग्रुप में जो है ये डिवाइड कर रहे हैं। अब ये कोल्ड वॉर का इवेंट को अगर याद करो आप लोग, तो ये कोल्ड वॉर का इवेंट जो है ये स्टार्ट होता है 1945 के आसपास से 1991 तक। 1945 हम लोग इंडिपेंडेंट कब हुए? 1947। तो अब सोचो, हम लोग तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम लोग कौन सा ग्रुप को ज्वाइन करें? सिर्फ हम लोग ही नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जो 1950s में, 1960s में इंडिपेंडेंट हुई। और भी बहुत सारी कंट्रीज थी अफ्रीका में, एशिया में, जिनको इंडिपेंडेंस 1950s में मिला, 1960s में मिला। अब इनके लिए कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए? यहां हम लोग देखेंगे कि द कोल्ड वॉर, अब ये एक तरह से ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, इनके लिए ये थ्रेट था, इनके लिए ये एक तरह का मुसीबत था कि न्यूली इंडिपेंडेंट हुए हो, क्योंकि अभी अभी कंट्री नया नया इंडिपेंडेंट हुआ है, अब इनको किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन करना है जहां वॉर हो सकता है। सो कोल्ड वॉर थ्रेटेंड, अच्छा excuse me many of the new independent countries, हम लोग देखेंगे आफ्टर गेनिंग द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल पावर्स। बहुत सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री जो है, उनको जब इंडिपेंडेंस मिला कॉलोनियल पावर से, जैसे हमें ब्रिटेन से मिला, उसी तरह फ्रांस के अंडर में काफी कंट्रीज थी, ब्रिटेन के अंदर में और भी काफी सारी कंट्रीज थी। ये लोग बहुत ज्यादा कंसर्न थे, क्योंकि इनके सामने एक चैलेंज ये था कि अभी न्यूली इंडिपेंडेंट हुए हैं और इनको कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब ग्रुप ज्वाइन करने से क्या होगा कि कल अगर मान लो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में अगर यूएसए एंड यूएसएसआर के ग्रुप में अगर वॉर होता है, तो अब तो इनको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो इनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी खुद को डेवलप करना। अब वॉर में अगर जाएंगे तो ये डेवलप कर पाएंगे नहीं।
सो ये बहुत ही ज्यादा वरीड थे, बिकॉज हो सकता था कि ये अपना फ्रीडम को लूज कर दे। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, मान लो ये यूएसए का ग्रुप है और ये यूएसएसआर का ग्रुप है, और ये एक छोटा सा न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये कंट्री डिसाइड करता है यूएसए का ग्रुप को ज्वाइन करने का। फाइन, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है। अगर ये ग्रुप यूएसए को ज्वाइन करता है और अगर नेक्स्ट आने वाले कुछ ईयर में अगर यूएसए और यूएसएसआर के बीच अगर वॉर होता है, तो वो वॉर का इफेक्ट ये इस कंट्री को भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यूएसएसआर इस पे भी अटैक करेगा। यूएसएसआर इस पे भी अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि ये यूएस का फ्रेंडली कंट्रीज है। तो हो सकता है कि वॉर में ये कंट्री जो है ये हार जाए, लूज हो जाए, और यूएसएसआर या इसके कोई फ्रेंडली कंट्रीज इस कंट्री पे जो है कब्जा कर ले, इसे एनेक्स कर ले। सो प्रॉब्लम क्या हो सकता था कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री अपना फ्रीडम को लूज कर सकती थी। जो इंडिपेंडेंस उसको न्यूली मिला है उसे वो लूज कर सकती थी। नाउ द क्रैक्स एंड द स्प्लिट्स विद इन द अलायंस वेर द क्विक टू अपीयर। तो ये जो अलायंसेस जो थे, जो भी अलायंसेस, ये जो ग्रुप जो फॉर्म हुए, ये ग्रुप में हम लोग ये देखेंगे कि इन ग्रुप में जो भी कंट्रीज थे इनके बीच भी सब कुछ अच्छा नहीं था। जैसे कम्युनिस्ट कंट्री जो चाइना जो है उनका जो है कुछ लैंड के इश्यूज को लेकर के, कुछ टेरिटरी को इशू को लेकर के यूएसएसआर के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा था लेटर 1950s में, और इस कारण से इनके बीच में एक बार वॉर भी होगा। इन 1969 वो लोग एक वॉर भी करेंगे आपस में। तो ये लोग एक ही ग्रुप के थे, चाइना एंड यूएसएसआर एक ही ग्रुप के थे, कम्युनिस्ट ग्रुप के थे। अब वो लोग जो है आपस में वॉर करेंगे, कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होगा। द अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे एक था, और ये आने वाले टॉपिक में ये हम लोग मेजरली इसको डिस्कस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट इवेंट ये था कि उस समय एक दूसरा एक ग्रुप फॉर्म हुआ, दैट इज नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट। ये नैम वो ग्रुप था जिन लोगों ने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। ये नैम ग्रुप ये था कि नैम ग्रुप में जो भी कंट्रीज थी इन्होंने ये कहा कि हम लोग ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे ना ही यूएसए को, हम लोग अपना खुद का इंडिपेंडेंस देखेंगे, हम लोग अपना खुद का डेवलपमेंट करेंगे। इंडिया भी उनमें से एक था। तो एक तरह से न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री को ये नैम जो है इसने थर्ड ऑप्शन दे दिया। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री को नैम ने थर्ड ऑप्शन दे दिया। थर्ड ऑप्शन क्या था कि डू नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप, एनी सुपर पावर ब्लॉक। सो अगर सुपर पावर का ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि इनको वॉर किसी दूसरे पार्टी से, किसी दूसरे कंट्री से वॉर जो है वो नहीं करना होगा, और ये अपने खुद के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने समझा कि जो स्मॉल कंट्रीज है उनके बारे में। ये अब यहाँ का दूसरा साइड हम लोग देखते हैं इसी टॉपिक का। दूसरा साइड ये है कि यूएसए एंड यूएसएसआर तो अपने आप में काफी पावरफुल कंट्रीज थे, उनको क्या जरूरत पड़ गया ये छोटे छोटे कंट्रीज का। हम लोगों ने देखेंगे कि यूएसए एंड यूएसएसआर के पास काफी सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे, काफी पावरफुल, वो लोग अपने आप में काफी पावरफुल थे। तो उनको क्या जरूरत पड़ गया कि वो छोटे कंट्रीज को अपने ग्रुप में लेके आए। ये एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं क्यूबा से। मैं आपको मैप में ले चलता हूं। हम लोगों ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में देखा था कि यूएसएसआर ने क्यूबा, ये रहा छोटा सा कंट्री, यहां न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल किया था। अब क्यूबा से अगर आप देखो यूनाइटेड स्टेट्स जो है बहुत ही नजदीक है। तो यूएसएसआर ने क्यूबा को अपने ग्रुप में क्यों लेके आए? यूएसएसआर ने क्यूबा से फ्रेंडली रिलेशन क्यों स्टैब्लिश किया? बिकॉज क्यूबा जो है वो काफी नजदीक है यूएसए का, और अगर क्यूबा में मिसाइल अगर इंस्टॉल करते हैं और यहां से मिसाइल लॉन्च करते हैं तो ये बहुत जल्दी यूएसए के काफी सारे एरिया को डैमेज कर सकता है। दैट मीन्स इससे एक एडवांटेज मिलेगा। मान लो अगर यूएसएसआर से कोई मिसाइल लॉन्च करते यूनाइटेड स्टेट पे, यूएसए पे, तो वो मिसाइल को आने में कुछ टाइम लगता। फॉर एग्जांपल मान लो 5 मिनट लगता, 5 मिनट में यूएसएसआर से मिसाइल जो है वो आके यूनाइटेड स्टेट्स में आता। लेकिन वही मिसाइल अगर क्यूबा से लॉन्च करे तो वो शायद 1 मिनट में आ जाए, काफी बड़े एरिया को कवर करेगा। दैट मीन्स ये क्यूबा एक तरह से यूएसएसआर को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज का मतलब ये है कि वो उसको वॉर में एक तरह का बेनिफिट दे रहे हैं अगर वॉर होता है तो।
इसी तरीके से हम लोग देखेंगे यूएसए भी टर्की में, यहाँ रहा टर्की, टर्की में वो न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल करेगा। क्यों? क्योंकि टर्की से मिसाइल लॉन्च करना आसान है यूएसएसआर पे, क्योंकि यूएसए से अगर लॉन्च करेंगे तब तो काफी टाइम लगेगा। हो सकता है रास्ते में वो मिसाइल को यूएसएसआर जो है उसे मिसाइल को गिरा दे, लेकिन टर्की से अगर लॉन्च करेंगे तो बहुत जल्दी ही यूएसएसआर को हिट करेगा। तो ये एक रीजन है। इसका वर्ड क्या यूज करना है? स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। नेक्स्ट, और हम लोग देखते हैं कि और किस तरह के फायदे थे ये छोटे कंट्रीज के होने के। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है, फिर भी ये लोग छोटे कंट्रीज को अपने सपोर्ट में लेके आने का ट्राई कर रहे हैं। एशिया में, अफ्रीका में जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, एक तो हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जो लोकेशन जो है वो लोकेशन से वो लोग स्पाई कर सकते हैं, वो लोग हो सकता है वो लोग जासूसी कर सके। वो छोटा सा वो जो लोकेशन है वहां पे, जैसे हम लोग देखेंगे कि क्यूबा में मिसाइल लॉन्च करके यूएसएसआर ने यूएसए को डराया, वहां से वो लोग एक तरह से जासूसी भी कर रहे थे यूएसए का। इसके साथ जो छोटे कंट्रीज जो भी थे उनके रिसोर्सेस को यूज किया जा सकता था, जैसे ऑयल, मिनरल। फॉर एग्जांपल यूएसए और यूएसएसआर आपस में लड़ रहे हैं, तो लड़ने के लिए तो क्या चाहिए? फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, ये सब चाहिए। और इन सबको चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब चाहिए। अब यूएसए को अपने टैंक्स, फाइटर प्लेट चलाने के लिए ऑयल चाहिए, तो यूएसए क्या ट्राई करेगा कि कोई भी कंट्री जिसके पास ऑयल है, भले वो छोटा क्यों ना हो, उससे उससे एक तरह का फ्रेंडली रिलेशनशिप हो। इससे फायदा ये होगा कि वो छोटा सा कंट्री यूएसए को ऑयल सप्लाई करेगा वॉर करने के लिए। इसी तरह यूएसएसआर भी यही ट्राई करेगा। सिर्फ ऑयल ही नहीं, जैसे यूएसए को अगर मान लो गन बनाना है, गन बनाने के लिए क्या चाहिए? आयरन चाहिए, मेटल चाहिए। गन बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए तरह तरह के मेटल्स चाहिए। अब ये मेटल्स कहाँ से मिलेंगे? हो सकता है किसी एक छोटे से कंट्री में वो मेटल काफी अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो यूएसए ट्राई करेगा कि उस कंट्री से फ्रेंड जो है वो फ्रेंडली रिलेशन स्टेब्लिश करके रहे। इससे रिजल्ट ये होगा कि वो कंट्री यूएसए को मटेरियल से सप्लाई करेगा, मटेरियल से हेल्प करेगा। और यही था यूएसएसआर का भी। छोटे जो कंट्रीज थे वो रिसोर्स से हेल्प कर सकते थे, ऑयल एंड दूसरे मिनरल से। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि टेरिटरी को देखा कि वो टेरिटरी को यूज कर सकते थे वेपन्स लॉन्च करने के लिए, अपना ट्रूप्स को रखने के लिए। ट्रूप्स मतलब अपने आर्मी का कुछ यूनिट्स को रखने के लिए। जैसे क्यूबा को यूज किया यूएसएसआर ने, टर्की में यूएसए के मिसाइल्स एंड वेपन्स वगैरह थे। ये वाला पॉइंट हम लोगों ने समझा कि स्पाई करने के लिए यूज कर सकते थे। स्पाई मतलब जासूसी करने के लिए। नाउ द इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मेनी स्मॉल अलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंस। जब कभी भी देखो वॉर जब करते हैं तो वॉर बहुत ही महंगा होता है। जब कभी भी कोई भी कंट्री जब वॉर करती है तो वॉर में बहुत ज्यादा रिसोर्स एंड मनी जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब अगर मान लो यूएसए अकेले वॉर करता है, यूएसए अकेले वॉर करता है तो यूएसए को काफी सारा मनी एक्सपेंड करना पड़ेगा, सिर्फ यूएसए को करना पड़ेगा। लेकिन अगर यूएसए के साथ और भी अगर हम लोग देखें, और भी अगर मान लो 10 कंट्रीज है, तो ये लोग भी कुछ ना कुछ मनी से हेल्प करेंगे यूएसए को। एज अ रिजल्ट यूएसए को थोड़ा कम मनी एक्सपेंड करना पड़ेगा, यूएसए को थोड़ा कम मनी एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये भी एक बेनिफिट हम लोग देख रहे हैं कि एक तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मनी एक्सपेंड करने का, ये डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए जो भी छोटी कंट्रीज थी, इसलिए जो भी स्मॉल कंट्रीज थी वो भी काफी इंपॉर्टेंट थी, उनका भी काफी वैल्यूज था। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ये पूछा गया हुआ है। जैसे यहां देखो 2016 का क्वेश्चन है ये, डिस्क्राइब सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री इन एशिया एंड अफ्रीका। तो ये जो एशिया एंड अफ्रीका की जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, ये किस तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। तो हम लोगों ने अभी देखा किस तरह के चैलेंज को फेस कर रहे थे। उनको प्रेशराइज किया जा रहा था किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। अगर किसी कंट्री के पास मान लो ऑयल है, हम लोगों ने अभी देखा कि यूएसएसआर के जो ब्लॉक में इराक भी था। तो इराक क्यों था? बिकॉज इराक में बहुत सारा ऑयल है। ये लोग चैलेंजेस फेस कर रहे थे बिकॉज बाकी जो दोनों सुपर पावर है वो लोग उनको अपने ग्रुप में लाने के लिए ट्राई कर रहे थे। पहले तो वो लोग कुछ तरह का लालच दे रहे थे, इंसेंटिव दे रहे थे, नहीं मान रहे थे अपना, तो फिर मिलिट्री पावर भी वो लोग शो कर रहे थे। नेक्स्ट, ओके, अच्छा, ये सियाटो का फुल फॉर्म ये हो गया। आगे आते हैं। देयर वेर
also important for, इसके साथ ही जो छोटे कंट्री का एक और इंपॉर्टेंस था, दैट इज आइडियोलॉजिकल रीजन. The loyalty of allies suggested that the superpower were winning the war of ideas as well. पहले मैंने बताया, पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि यूएसए जो है ये डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिस्ट, डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है इसे प्रमोट करता था, वेयर एज यूएसएसआर को अगर हम लोग देखें तो ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करता था. दोनों में इस चीज को लेके कन्फ्लिक्ट था कि कौन सा बेटर है, कैपिटलिस्ट सिस्टम बेटर है कि कम्युनिस्ट सिस्टम बेटर है. मान लो बहुत सारे छोटी छोटी कंट्रीज अगर है, अब वो सभी मिलके सपोर्ट करती हैं कि नहीं कैपिटलिस्ट सिस्टम अच्छा है, तो इससे क्या होगा, यूएसए का मोरल जो है वो बूस्ट होगा. यूएसए पूरे वर्ल्ड में ये बता पाएगा, देखो मैं ही नहीं और भी काफी सारे कंट्रीज है वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम अच्छा है. वेयर एज यूएसएसआर का मोरल जो है वो डाउन होगा क्योंकि ये कंट्रीज बोलेंगी कि कम्युनिस्ट सिस्टम अच्छा नहीं है. ये छोटी कंट्री का एक और बेनिफिट था कि जब छोटी कंट्री किसी ग्रुप में जाते थे तो उस ग्रुप का जो आइडियोलॉजी था, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, उसको प्रमोट करते थे. एज अ रिजल्ट ये पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए होता था कि उनका आइडिया जो है, उनका आइडियोलॉजी जो है वो बेहतर है. नेक्स्ट, तो यहां तक हम लोगों ने देखा. ये लोग बेसिकली ये दिखाने का ट्राई कर रहे थे कि डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, एक तरफ यूएसए का जो ग्रुप है वो जो है वो बेटर है सोशलिज्म वाले से, सोशलिज्म कम्युनिज्म जो यूएसएसआर का जो सिस्टम जो है उससे बेटर है. नेक्स्ट, यहां हम लोग एक चीज देखेंगे, एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर. ये क्या है? हम लोगों ने ये देखा कि यूएसए एंड यूएसएसआर जो है वो लोग डायरेक्टली वॉर नहीं कर रहे थे, किसी थर्ड कंट्री में जाके वॉर कर रहे थे. तो वो जो थर्ड कंट्री है उसी को हम लोग बोलेंगे एरिना. जिस प्लेस में यूएसए और यूएसएसआर जो है वो लोग डायरेक्टली तो वॉर नहीं कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने देखा वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे क्यूबा में, वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे कोरिया में, वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे वियतनाम में. तो ये क्यूबा, कोरिया, वियतनाम, इन सबको क्या बोलेंगे? इन सबको हम लोग बोलेंगे एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, जहां कोल्ड वॉर हुआ. देखते हैं. सो द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस that we begin in this chapter with was only one of the several crises that occurred during Cold War. So Cold War के टाइम में तो काफी सारे क्राइसिस हुए, हम लोगों ने बस अभी फिलहाल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझा है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझा है, लेकिन ऐसे काफी और भी ज्यादा काफी सारे वॉर, काफी ज्यादा और भी कॉन्फ्लिक्ट हुए. द कोल्ड वॉर also led the several shooting wars. कोल्ड वॉर के टाइम में बहुत सारी छोटी छोटी वॉर होंगी, यूएसए एंड यूएसएसआर में डायरेक्ट नहीं होगा, किसी थर्ड कंट्री में. but it is important to note that these crises and war did not lead to another world war. तो ये जो भी क्राइसिस हुए या जो भी ये वॉर हुए, छोटे जो भी क्राइसिस हुए, वॉर हुए, ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने वो न्यूक्लियर लॉजिक ऑफ डिटरेंस को समझा था. अगर आपको वो नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 में जाके उससे आप देखो, वहां हम लोगों ने देखा था कि लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या है. तो इस कारण से ये वर्ल्ड वॉर में तो कन्वर्ट नहीं हुआ. द टू सुपर पावर वेयर पॉइज्ड फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन. सो जो टू सुपर पावर थे यूएसए एंड यूएसएसआर, वो लोग डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में थे, वो लोग एक दूसरे के आमने सामने थे. कहाँ? कोरिया में. जैसे 1950 से 1953 कोरिया में वॉर होगा, कोरिया में वॉर होगा. नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करेगा कम्युनिस्ट, दैट इज यूएसए, यूएसएसआर एंड चाइना, वेयर एज साउथ कोरिया को सपोर्ट करेगा यूएसए, यूएसए के साथ जो उसके वेस्टर्न अलायंस जो भी है. तो यानी कि कोरिया एक एरिना हो गया कोल्ड वॉर का. इसी तरीके से बर्लिन, बर्लिन में भी हम लोग देखेंगे 1958 से 1960, तो बर्लिन जर्मनी में है. फिर दूसरा एक एग्जांपल है कांगो 1960s में. तो ये सब हो गए एरिनास. एक और एरिना हम लोगों ने देखा क्यूबा भी है. ये बस कुछ एग्जांपल्स है, ऐसे काफी सारे प्लेसेस है जहां पे ये इस तरह की छोटी कन्फ्लिक्ट हुई या फिर हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम्स जो है वो राइज हुई, लेकिन ये प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई. रीजन? लॉजिक ऑफ डेटरेंस, लॉजिक ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस. द क्राइसिस डिपेंड as neither of the party involved was willing to back down.
सो क्राइसिस क्यों हो रहा था? बिकॉज दोनों में से कोई भी पार्टी जो है वो बैक नहीं जा रहे थे, वो लोग अपना आइडियोलॉजी को, अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाह रहे थे। When we talk about the arena of the Cold War, we refer therefore the area where the crisis of the war occurred or threatened to occur. हम लोग जब एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर बोलते हैं तो उससे हम लोगों का मीनिंग ये होता है उन प्लेस या फिर वो कंट्रीज जहां ये क्राइसिस जो है वो डेवलप हुए, जहां वॉर की सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई बिटवीन द अलायंस सिस्टम, लेकिन कुछ लिमिट्स के साथ। इन्होंने कुछ लिमिट को क्रॉस नहीं किया। जब हम लोग एरिनास बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर? अगर आपसे ये पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर, सो एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर इज द रीजन, इज द कंट्री, इज द स्टेट जहां कोल्ड वॉर की क्राइसिस जो है वो डेवलप हुई, जहां पे दो अलायंसेस जो थे, दोनों जो ग्रुप्स जो थे, वो लोग एक दूसरे से ऑपोजिट साइड में थे, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट में थे। लेकिन ये सर्टेनली कुछ लिमिट्स थी। क्या लिमिट थी? कि ये वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। A great many lives were lost in some of these arenas like the Korea, Vietnam, Afghanistan. जब ये सब एरियाज में जब कंफ्लिक्ट जब हो रहा था, तो ये कंफ्लिक्ट को हम लोग देखेंगे यहाँ कि इन कंफ्लिक्ट्स में काफी सारे लोगों की जानें जाएंगी, ओके ये स्टॉप हो गया, जस्ट अ सेकंड, मैं ये रीस्टार्ट कर देता हूँ। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो एरिनास जो है, इन एरिनास में काफी लोगों की जाने जाएंगी और एरिनास का नाम जो है आपको याद रखना है। फाइन। ओके, अ न्यूक्लियर वॉर okay, next. So in many cases diplomatic communication between the superpower could not be sustained and contributed to the misunderstanding. बहुत सारे केसेस में जो ये डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन जो होती है, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन का मतलब है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से बात करता है तो वो क्या होता है, वो डिप्लोमेट्स के थ्रू होता है। हमारे राजदूत पाकिस्तान में है, हमारे जो एम्बेसडर जो है वो अलग कंट्रीज में है, उनके एम्बेसडर हमारे कंट्रीज में है। तो हम लोग जब आपस में बात करते हैं किसी एक इशू को लेकर के, सभी लगभग सभी कंट्री में हम लोग अपने एम्बेसडर को भेजते हैं, वहां से एम्बेसडर हमारे कंट्री में भी आते हैं। सभी कंट्री मींस नॉट नेसेसरी ऑल, बट मैक्सिमम कंट्रीज में। तो उस टाइम में हम लोग देखेंगे कि ये जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन जो था सुपर पावर्स के बीच में could not sustain and contribute to misunderstanding. तो ये जो है इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है ये कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, सस्टेन नहीं कर सकते थे। Sometime countries outside the two bloc, for example, the non-aligned country, played a role in reducing Cold War conflict. अब कोल्ड वॉर में कहीं किसी कंट्री में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं जैसे फॉर एग्जांपल कोरिया में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट में एक तरफ तो यूएसए वाली कंट्रीज है, यूएसए की ग्रुप है, और यूएसएसआर वाली ग्रुप है। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे समझौता करने के लिए, एक तरह का एग्रीमेंट करने के लिए ये लोग आपस में एक दूसरे को तो ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। यूएसए या उसके फ्रेंडली कंट्रीज जो है, या और यूएसएसआर उनकी फ्रेंडली कंट्रीज जो है, वो लोग आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट तो नहीं करेंगे। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि किसी थर्ड कंट्री जो यूएसए या यूएसएसआर का ग्रुप का पार्ट नहीं था, उसने अपना रोल प्ले किया। जैसे कौन सी कंट्रीज? जैसे नैम में जो कंट्रीज थी, जैसे हमने अपना रोल प्ले किया था इस कोरिया वार को जो है इस इशू को ठीक करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो इंडिया का रोल था कोरिया का जो ये वॉर है, कोरिया का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसको शांत करने में। तो इंडिया क्या था? एक नैम कंट्री, नॉन अलाइन कंट्री था। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि नैम का इंपॉर्टेंस क्या है, जो नैम कंट्रीज है इनका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप ये एक एग्जांपल दे सकते हो कि नैम कंट्रीज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कोल्ड वॉर के टाइम में, जो कन्फ्लिक्ट्स जो हो रही थी उसको, जो भी क्राइसिस जो हो रही थी उसको सॉर्ट आउट करने में, उसका समाधान निकालने में, सॉल्व करने में। जैसे मैंने बताया कि इंडिया ने कोरिया क्राइसिस के टाइम में, कोरिया वॉर के टाइम में अपना रोल प्ले किया था।
हमारे उस समय जो पीएम थे वो जवाहरलाल नेहरू थे स्टार्टिंग ईयर में टिल 1964। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो पहले पीएम बने वो जवाहरलाल नेहरू थे, 1964 तक रहे। नेक्स्ट, सो जवाहरलाल नेहरू भी एक नैम के लीडर थे, क्योंकि इंडिया ने तो किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो वो भी एक नैम के लीडर थे। इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ये जो कोरिया का जो ये वॉर है इसमें। कॉन्गो में भी देखते हैं, कॉन्गो में भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये भी एक एरिना था कोल्ड वॉर का। तो यहाँ पे भी यूएन सेक्रेटरी जनरल ने, मैं आपको समझाऊंगा यूएन सेक्रेटरी जनरल क्या होता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बाय एंड लार्ज it was realization on the superpowers part that war by all means should be avoided। तो सभी चाहते थे वॉर जो है वो अवॉइड हो। इवन जो यूएसए एंड यूएसएसआर के ग्रुप जो थे वो लोग भी नहीं चाहते थे वॉर हो, लेकिन पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहते थे। नैम कंट्री भी नहीं चाहती थी कि वॉर हो, क्योंकि उनको भी इफेक्ट होगा। तो नैम कंट्री या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट, काफी रिस्पॉन्सिबल जो है अपना रोल प्ले किया। जैसे जैसे कोल्ड वॉर एक एरिना से दूसरे एरिना में गया, हम लोगों ने देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग लोग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपना रोल प्ले करेंगे, ताकि ये इवेंट को इंक्रीज ना किया जा सके। और इसके साथ जो डेटरेंस का जो लॉजिक था वो तो था ही। ओके, आगे देखते हैं। However, since the Cold War did not eliminate rivalry between the two alliances, देखो कोल्ड वॉर के टाइम में उन्होंने आपस में वॉर नहीं किया, बिकॉज वॉर करने पे वो न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो सकता था, तो ये तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस है। लेकिन इस कारण से वॉर तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक दूसरे को लेके जो दुश्मनी था, एक दूसरे को लेकर के जो राइवलरी जो थी वो तो खत्म नहीं हुई। वो तो इवन कोल्ड वॉर के टाइम से ये जो चला आ रहा है, आज भी रशिया और यूएसए को अगर हम लोग देखें तो रिलेशन तो बहुत अच्छा नहीं है। कोल्ड वॉर के टाइम से ऐसा चल रहा है, और एक दूसरे पे ट्रस्ट भी बिल्कुल नहीं करते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम में जब ये इवेंट जब ये हुआ तो वो लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे, और इस कारण से क्या हुआ कि लेट देम टू द आर्म देमसेल्फ टू द टीथ एंड द कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर फॉर द वॉर। इसीलिए वो लोग वॉर तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वॉर के लिए हमेशा रेडी रहते थे। वो लोग वॉर नहीं कर रहे थे, लेकिन वॉर के लिए हमेशा प्रिपेयर रहते थे, हमेशा रेडी रहते थे, क्योंकि पता नहीं कब वॉर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पता नहीं कब सामने जो ग्रुप है वो हम पे अटैक कर दे। एज ए रिजल्ट बेटर है कि वॉर के लिए प्रिपेयर होकर रहना। तो हमेशा एक दूसरे ये जो ब्लॉक जो है यूएसए एंड यूएसएसआर का जो ब्लॉक जो है ये हमेशा वॉर के लिए रेडी होता था। अब वॉर के लिए कैसे रेडी होंगे? बहुत सारे हथियार, बहुत सारे वेपन्स, आर्म्स जो है वो जमा करेंगे, नए नए वेपन्स बनाएंगे। इसलिए हम लोग ये भी देखेंगे कि कोल्ड वॉर के टाइम में बहुत सारे न्यू वेपन्स जो है वो डेवलप होंगी। कोल्ड वॉर के टाइम में ही हम लोग देखेंगे एटम बम में भी डेवलपमेंट होगा, हाइड्रोजन बम बनेंगे, मिसाइल्स बनेंगे, सबमरीन्स लॉन्च मिसाइल्स बनेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल बनेंगी, तो बहुत सारे वेपन्स जो है डेवलप होंगे। द टू साइड अंडरस्टूड दैट द वॉर माइट ऑकर इन स्पाइट ऑफ द रेजिस्टेंस। दोनों साइड को पता था कि हो सकता है कि कभी भी वॉर हो जाए, ऑल्दो अवॉइड करना चाहते थे पर वॉर होने के चांसेस तो थे, तो बेटर है प्रिपेयर करके रहें। Either side might miscalculate the number of the weapons in position of the other side। और इस कारण से दोनों ही साइड जो थे वो ज्यादा से ज्यादा वेपन्स जमा कर रहे थे, और हो सकता था कि सामने जो कंट्रीज है वो मिसकैलकुलेट करे कि उसके पास कहीं ज्यादा वेपन तो ना हो गया है, तो बेटर है हम लोग भी ज्यादा वेपन बना के रखते हैं, क्योंकि ट्रस्ट बिल्कुल नहीं था। They might misunderstand the intents of other side। Beside, what if there was a nuclear accident? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये एक कंट्री था, ये जैसे यूएसए था और ये यूएसएसआर था। यूएसए अगर मान लो एक मिसाइल लॉन्च करता है टेस्ट करने के लिए, ये यूएसएसआर पे लॉन्च नहीं कर रहा है, बस टेस्ट करना चाह रहा है कि ये मिसाइल कितने दूर तक जा सकता है, इसका एफिशिएंसी कैसा है, बस ये टेस्ट करने के लिए। तो ये मिसाइल यूएसए लॉन्च करता है, सभी कंट्रीज करते हैं जिनके भी पास भी मिसाइल है, हम लोग भी मिसाइल टेस्ट करते रहते हैं हमेशा। यूएसए एक मिसाइल लॉन्च करता है जस्ट फॉर द टेस्ट पर्पस, उसको किसी कंट्री को हिट नहीं करना है, तो वो टेस्ट पर्पस वो जाके किसी ओशन में जाके कहीं पानी में जाके वो गिरेगा, किसी को हार्म नहीं करेगा। लेकिन जब ये होगा उस समय यूएसएसआर को कहीं अगर ऐसा फील हो जाए कि यूएसए ने तो मिसाइल लॉन्च किया है यूएसएसआर के ऊपर,
और ये न्यूक्लियर मिसाइल है, तो यूएसएसआर तो बहुत डर जाएगा, यूएसएसआर तो बहुत ज्यादा डर जाएगा कि यूएसए ने उसके ऊपर मिसाइल लॉन्च कर दिया है। लेकिन ये तो सही नहीं है, ये तो एक तरह का फेक न्यूज है, फेक न्यूज आजकल बहुत चलता है। तो इसके रिस्पॉन्स में यूएसएसआर क्या करेगा? इसके रिस्पॉन्स में यूएसएसआर जो है ये भी अपने मिसाइल्स वगैरह जो है वो यूएसए के ऊपर में लॉन्च कर देगा। अब यूएसए ने तो अटैक नहीं किया यूएसएसआर के ऊपर, उसने तो बस अपना टेस्ट किया, उसने तो अपना बस टेस्ट किया। लेकिन यूएसएसआर ने इस चीज को समझा नहीं, ये गलत इंफॉर्मेशन मिला, बेसिकली एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और इस कारण से यूएसएसआर ने कुछ मिसाइल यूएसए के ऊपर लॉन्च कर दिए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? फिर यूएसए भी रिस्पॉन्ड करेगा, फाइनली वॉर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये मिसाइल न्यूक्लियर वेपन्स लेके हो तो बहुत डैमेज होगा। दैट मीन्स what would happen if someone fired off a nuclear weapon by mistake, or its soldier mischievously shot off a weapon deliberately to start a war? मान लो गलती से कोई मिसाइल लॉन्च हो जाए एक कंट्री से दूसरे कंट्री के ऊपर किसी कारण से, तो सामने वाला कंट्री भी तो वो अपना आपको प्रोटेक्ट करेगा, देन वो भी तो अटैक करेगा, वो भी रिटेलिएट करेगा, वो भी काफी सारे मिसाइल्स को लॉन्च करेगा, और फाइनली इससे वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे दूर किया जाए? सो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि यूएसए एंड यूएसएसआर आपस में काफी सारे एग्रीमेंट्स करेंगे। सो ये एक्सीडेंट ना हो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि कोई भी सामने वाला कुछ गलत समझ ले कि मिसाइल्स को लॉन्च कर रहे हैं उसके ऊपर या गलती से लॉन्च हो जाए। इस अंडरस्टैंडिंग को रोकने के लिए, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को रोकने के लिए ये लोग आपस में काफी सारे आर्म्स एग्रीमेंट करेंगे। हम लोग देखेंगे किस तरह के एग्रीमेंट्स हैं। मैं आप लोगों के एग्जाम्स में इस तरह की पिक्चर्स दी जाती है और इन पिक्चर्स को इंटरप्रेट करने के लिए कहा जाता है कि ये पिक्चर क्या है। ये पिक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर, ये इमेज आपको दे दी जाएंगी और आपसे ये कहा जाएगा कि ये इमेज किस इवेंट को दिखाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर ये इमेज लेता हूं तो मैं यहाँ पे जूम करता हूं, आप यहाँ देखें, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन यहाँ पे जो बैठा हुआ है, आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट जॉनसन, यूएसए का प्रेसिडेंट, इज इन मोर ट्रबल ओवर वियतनाम। ये बहुत ही ट्रबल है वियतनाम में। इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा वियत और कॉन्ग, इस फिश, ये फिश जैसा कुछ नजर आ रहा है, इसके ऊपर वियत एंड कॉन्ग लिखा हुआ है, और ये पर्सन जो है ये प्रेसिडेंट जॉनसन है। और यहाँ पे देखो ये ट्रबल में है क्योंकि ये फिश या ये फिश जैसा कुछ है, इसने जॉनसन को काट लिया, बाइट कर लिया। ये इमेज क्या दिखाता है? ये इमेज एक्चुअली ये दिखाता है कि जब वियतनाम में जब वॉर हो रहा था, वियतनाम में जब वियतनाम में वॉर हो रहा था तो वहां पे यूएसए उस वॉर में इन्वॉल्व था, यूएसए वियतनाम में इन्वॉल्व था, और इस वॉर में यूएसए जो है ये बहुत ज्यादा इसका लॉस हुआ। यूएसए वियतनाम के वॉर में इन्वॉल्व हुआ, वियतनाम में नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को लेकर के वहां पे कन्फ्लिक्ट था, वॉर हो रहा था, और इस वॉर में यूएसए जो है वो साउथ वियतनाम के साथ लड़ रहा था। तो एज ए रिजल्ट यूएसए ने नॉर्थ वियतनाम पे बहुत सारे बॉम्ब्स गिराए, उसके अगेंस्ट नॉर्थ वियतनाम में भी काफी अटैक किए यूएसए के ऊपर। अब फाइनली यूएसए को हार के वहां से निकलना पड़ा, जाना पड़ा, तो यूएसए को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। यहाँ आप एक चीज देखो, यहाँ यूएसएसआर है और यहाँ यूएसएसआर, ये पर्सन जैसे यहाँ देखो, यहाँ यूएसएसआर है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ देखो ये यूएस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पर्सन है ये जो है ये बेसिकली चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माओ जेडोंग, तो ये चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे अब देखो ये यूएस को अपीज करने का ट्राई कर रहा है। सो जैसे ये इमेज को यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये बेसिकली दिखाता है कि एक तरह का इंडियन व्यू था, इंडियन क्या सोचते थे उस टाइम में। द फर्स्ट कार्टून वॉज ड्रॉन व्हेन द यूएस एंटर्ड इनटू सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग विथ चाइना। यहाँ देखो यूएस जो है चाइना के साथ, चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री था और यूएस कैपिटलिस्ट, अलग अलग ग्रुप वाले, लेकिन फिर भी क्योंकि चाइना का रिलेशन हम लोगों ने देखा, चाइना का रिलेशन यूएसएसआर के साथ में एक टाइम में देखेंगे हम लोग कुछ खराब हो जाएगा, वॉर भी करेंगे आपस में वो लोग, तो चाइना और यूएस करीब आ जाएंगे।
चाइना और यूएस का रिलेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। वो लोग आपस में सीक्रेट अलायंसेस जो है वो भी शेयर, सीक्रेट एग्रीमेंट जो है वो ये करेंगे। और इस बात का यूएसएसआर को पता नहीं था। ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो यूएसएसआर और चाइना में, ऑल्दो चाइना को तो सपोर्ट करना चाहिए यूएसएसआर को क्योंकि वो लोग एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन चाइना यूएसए के साथ एक तरह का सीक्रेट अलायंसेस कर रहा है। ये इमेज ये शो कर रहा है। और ये वाला इमेज बेसिकली ये शो कर रहा है कि यूएसए जब वियतनाम वॉर में इन्वॉल्व हुआ तो यूएस को बहुत सारा लॉस हुआ। यूएस वॉर नहीं जीत पाया था वियतनाम में, फाइनली उसको निकलना पड़ा था। रिसेंटली अगर आप देखो, यूएसए अफगानिस्तान में भी एंटर किया था यूएसए ने। और अभी अगर करंट न्यूज ये है, ये करंटली 2021 में अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि यूएसए अफगानिस्तान से निकल रहा है। यूएसए अफगानिस्तान में एंटर हुआ था तालिबान को हराने के लिए, क्या वो हरा पाया? बिल्कुल नहीं। तो अभी यूएसए को यहाँ भी एक तरह से हम लोग देखे यूएसए हार ही रहा है, ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट, इन टाइम therefore US and USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kind of nuclear and non-nuclear weapons। तो जैसे मैंने बताया कि कभी भी किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ये वॉर में कन्वर्ट हो सकता था। इसको अवॉइड करने के लिए यूएस और यूएसएसआर ने कुछ डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया कि हम लोग ये जो न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स जो है इसको हम लोग लिमिट करेंगे, इसको कम करेंगे, इस कुछ वेपन्स को खत्म भी करेंगे, और इसके लिए हम लोग आपस में मिलके काम करेंगे। यूएसएसआर आपस में बोल रहे हैं कि हम लोग मिलके काम करेंगे ताकि ये जो एक तरह का आर्म्स का रेस स्टार्ट हो गया है, कोल्ड वॉर के टाइम में एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो गया था। दोनों ही साइड के कंट्री ज्यादा से ज्यादा वेपन्स को जमा करने में लगे थे, ज्यादा से ज्यादा न्यू वेपन्स को डेवलप करने में लगे थे। तो दोनों ही के बीच में एक तरह का आर्म्स रेस था, ज्यादा से ज्यादा वेपन्स बनाने का, ज्यादा से ज्यादा वेपन्स को जमा करने का, स्टॉक करने का। इससे काफी सारे प्रॉब्लम्स भी हुए। यूएसएसआर के ब्रेकडाउन के पीछे ये एक रीजन है। नेक्स्ट चैप्टर 2 में हम लोग देखेंगे ये। तो इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया, यूएस एंड यूएसएसआर ने, कि चलो आपस में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, आपस में थोड़ा सा भरोसा लेके आते हैं। क्या करते हैं, थोड़े से न्यूक्लियर वेपन्स एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो है इनको थोड़ा कम करते हैं कि आपस में थोड़ा ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो। अच्छा स्टेप है। अ स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन्स दे डिसाइडेड कुड बी मेंटेन्ड थ्रू आर्म्स कंट्रोल। तो इन्होंने आपस में कुछ एग्रीमेंट किए, कुछ आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट किए, जिससे वेपन्स के नंबर को कम किया इन लोगों ने। हम लोग ये देखेंगे, स्टार्टिंग इन 1960s द टू साइड साइंड 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट। तो दोनों ही कंट्रीज ने मिलके कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए। टोटल 3 कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए। कब? 1960s में। कौन कौन से एग्रीमेंट थे? और ये एग्रीमेंट का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। आपसे डायरेक्टली पूछा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि ये आपको क्या करने हैं, एग्रीमेंट्स के नाम बताने हैं। व्हाट वेर द एग्रीमेंट्स साइंड बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग 1960s। एग्रीमेंट का नाम देख लेते हैं हम लोग। एक है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। एक एग्रीमेंट का नाम है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। दूसरा जो एग्रीमेंट है इसका नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एक एग्रीमेंट हो गया लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, मैं मीनिंग समझाऊंगा इन सबके क्या है। दूसरा एग्रीमेंट हो गया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और तीसरा एग्रीमेंट का नाम है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो ये 3 एग्रीमेंट जो है ये साइन किए इन लोगों ने ताकि थोड़े से टेंशन जो है वो कम हो। देयर आफ्टर इन लोगों ने आपस में काफी सारे जो है बहुत सारे सेवरल राउंड्स हुए। राउंड्स मतलब काफी सारे मीटिंग्स हुई। मीटिंग का एम क्या था? लिमिटेशन करना आर्म्स का, आर्म्स को थोड़ा कम करना, थोड़ा आपस में रिलेशन को अच्छा करना, थोड़ा टेंशन को कम करना। तो और भी आगे हम लोग फर्दर और भी काफी सारे एग्रीमेंट जो है वो साइन होंगे। मैं इन तीनों एग्रीमेंट का मतलब समझाता हूं। पहला जो एग्रीमेंट है वो क्या है? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, पहला वाला। इसका मतलब ये था कि यूएसए एंड यूएसएसआर ने दोनों के पास तो क्या थे? न्यूक्लियर वेपन्स थे। दोनों के पास जो है, दोनों ही कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है ये दोनों ही कंट्री टेस्ट करते रहते थे। न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च नहीं, टेस्ट करते थे कि मेरा न्यूक्लियर वेपन्स कैसा है, कितना डैमेज कर पा रहा है। इसकी जो टेस्टिंग होती है इससे इन्वायरमेंट को बहुत लॉस हो रहा था। तो इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया
लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, इन्होंने एग्रीमेंट में ये बोला कि हम लोग, अब ये लोग जो टेस्ट करते थे वो लोग कैसे करते थे न्यूक्लियर वेपन्स को, कभी क्या करते थे, कभी एयर में, हवा में जाके एक एटम बम फोड़ते थे, आप पता करते थे कि कितना डैमेज हो रहा है, कभी वाटर के अंदर जाके एटम बम को डिस्ट्रॉय करते थे, एटम बम फोड़ते थे कि वाटर के अंदर कितना डैमेज हो रहा है, कभी जाके जमीन के अंदर में एटम बम को डिस्ट्रॉय करते थे। तो बेसिकली अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन पे वो लोग टेस्ट करते थे। तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हम लोग अब से एयर में या फिर वाटर में हम लोग जो है ये न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं करेंगे, दोनों ही कंट्री नहीं करेंगे, सभी कोई भी नहीं करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि उससे वाटर या एयर वगैरह जो है वो पॉल्यूट होता है। अब से जो भी टेस्टिंग होगा वो सिर्फ अंडरग्राउंड होगा, जमीन के अंदर जो है वो टेस्टिंग कर पाओगे और कहीं और नहीं। ये टेस्ट को बाद में अपग्रेड कर दिया गया, अब बाद में ये लाया गया कि अब इसके बाद में लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी का जो नेक्स्ट वर्जन जो आया वो आया कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। उसमें क्या था, उसमें कि अब अंडरग्राउंड भी टेस्ट नहीं कर पाओगे, एयर एंड वाटर में तो पहले ही नहीं कर पाते थे, अब अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो ये पहला ट्रीटी है। दूसरा ट्रीटी क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मतलब क्या है कि हम लोग देखेंगे कि यूएसए ने जब न्यूक्लियर बम बनाया तो यूएसए को देख करके यूएसएसआर ने भी बनाया, रशिया ने, तो पहले यूएसए ने बनाया फिर यूएसएसआर ने बनाया, उसको देखते हुए यूनाइटेड किंगडम ने बनाया, फ्रांस ने बनाया। तो एक तरह से ये तो आर्म्स का रेस, वेपन्स का रेस स्टार्ट हो गया, सभी कंट्री लगे हुए थे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में। तो फाइनली इन लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया और एक डेट दिया कि 1968 जो ईयर है, इसके बाद कोई न्यूक्लियर वेपन जो है वो डेवलप नहीं करेगा। 1968 से पहले जिन लोगों ने भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया वो लोग अपने पास वेपन्स को रख सकते हैं, उन लोगों को अलाउ है कि वो लोग वेपन्स को रख सकते हैं। 1968 से पहले के जो भी कंट्रीज है जैसे यूएसए, यूएसएसआर, वो लोग जो है वो लोग उस वेपन्स को रख सकते हैं। लेकिन 1968 के बाद 1968 के बाद जो कंट्रीज हैं वो 1968 के बाद जिन कंट्री ने भी न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया है वो न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं रख सकती है। जैसे हमने 1968 के बाद किया, हमने 1968 के बाद जो है वो वेपन्स को डेवलप किया, तो हमें अलाउड नहीं था कि वेपन्स को जो है हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स रख सके। तो इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड की आज भी बोलती है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनपीटी के अकॉर्डिंग 1968 से पहले वाली ही कंट्री रख सकती है, हमारा तो न्यूक्लियर वेपन बाद में आएगा। आप लोग कमेंट करके हमें ये बताओ कि सबसे पहले हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट कब किया, सबसे पहले हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट कब किया। तो एनपीटी समझ में आ गया। उसके बाद जो लास्ट जो ट्रीटी, एक और ट्रीटी हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, वो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी ये क्या है समझते हैं। पहले बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है हम लोग ये एक बार समझते हैं। देखो मिसाइल्स को अगर आप देखोगे तो मिसाइल्स जो है वो जनरली दो टाइप की होंगी, ऐसे काफी टाइप की होती है पर हम लोग रफली दो टाइप में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक है बैलिस्टिक मिसाइल, यहां जो है एक है बैलिस्टिक मिसाइल, ये एक प्लेस है और ये एक दूसरा प्लेस है। इस प्लेस से मिसाइल लॉन्च करेंगे, इस प्लेस से मिसाइल लॉन्च करेंगे। ये मिसाइल कैसे जाएगा, ये मिसाइल ऐसे करके जाएगा, यहां से मिसाइल लॉन्च किए ऐसे करके जाएगा, ये जाके स्पेस में एंटर करेगा, स्पेस में एंटर करेगा ये मिसाइल, और फिर वहां से जाके फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे ड्रॉप होगा और ड्रॉप होने के बाद में यहाँ जो भी डैमेज करना है ये करेगा। ये मिसाइल पहले ऊपर जाएगा और फिर स्पेस से जाके ऐसे करके आएगा। इस टाइप के जो मिसाइल्स होते हैं इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। एक और दूसरी टाइप की मिसाइल होती है जो जनरली ये बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमारे पास जो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है, हमारे पास अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है, वो लॉन्च करने पे लगभग 5000 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, 5000 किलोमीटर दूर तक। चाइना के पास तो इससे भी ज्यादा रेंज का है, चाइना के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो तो 15000 किलोमीटर तक जाती है, हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं।
5000 से और आगे बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं। तो हमारे पास अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है जो इस तरह से स्पेस में जाती है एंड देन आती है। एक और जो दूसरी मिसाइल होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल तो यानी कि स्पेस ये अच्छा ये बैलिस्टिक मिसाइल ये काफी हाइट पे जाती है। जो क्रूज मिसाइल होती है वो इस तरह से जाके स्ट्रेट ऐसे जाती है। तो क्रूज मिसाइल का रेंज बहुत ज्यादा नहीं होता है, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर इस तरह का रेंज होता है। जैसे आप लोगों ने अगर ब्रह्मोस नाम सुना होगा, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। सो हम लोग ने यहां देखा कि ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी है, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम में रशिया, यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही ज्यादा से ज्यादा रेंज वाले जो है वो लोग मिसाइल को डेवलप कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे मैं आपको मैप में दिखाता हूं। मैं आपको मैप में ले चलता हूं और यहां दिखाता हूं। जैसे जैसे यहाँ ये अमेरिका है। अब अमेरिका को अगर रशिया को, यूएसएसआर को हिट करना है तो अमेरिका क्या कर सकता है, अमेरिका यहाँ से एक मिसाइल को लॉन्च करे, वो मिसाइल इस तरह से जाएगा और जा करके यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ हिट करेगा। किसी सोल्जर को जाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे मिसाइल्स जाके इस तरह से जाएंगे। तो सोचो इतना डिस्टेंस को कवर करना होगा, तो यहाँ वो लोग यूज करते थे बैलिस्टिक मिसाइल। तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो ज्यादा से ज्यादा दूर तक रशिया में हिट कर सके। रशिया में भी यही था, रशिया भी चाहता था कि वो भी अपने मिसाइल्स को लॉन्च करे या वो अमेरिका को हिट करे, तो ये भी डेवलप कर रहा था। तो ये जो रेस लगा हुआ था बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने का, इसको भी स्टॉप करने के लिए यहाँ पे इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो आज ये पार्ट 2 में हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट मैं जो डिस्कशन है वो पार्ट 3 में लेके आऊंगा। थैंक यू।